आज हम बेटा मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे फर्स्ट चैप्टर की। इसके कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है इसका। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको फंक्शन गिवन है। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं बेटा अपन। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको फंक्शन गिवन है f रियल नंबर टू x belongs to real number such that x की जो वैल्यू है that is greater than -1 and less than 1, greater than -1 and less than 1। और फंक्शन जो है वो आपको गिवन है बेटा that is x डिवाइड बाय 1 प्लस ऑफ मॉडुलस ऑफ x। ये फंक्शन आपको गिवन है। तो इसे हमें 1 1 और 1 2 हमें प्रूव करना है। इस क्वेश्चन में हमें इसको क्या प्रूव करना है बेटा, 1 1 और 1 2 इसको हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले 4 1 1 के लिए पहले तो मॉडुलस की वैल्यू देखें बेटा। आपको पता ही है मॉडुलस के बारे में। इसकी दो वैल्यू होती है, एक बार प्लस का एक्स आएगा, एक बार माइनस का एक्स आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं x डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स। जब x आपका क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और x डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स जब x क्या होगा बेटा आपके पास लेस देन 0। तो सबसे पहले हम 1 1 के लिए करते हैं। 4 1 1 4 1 1। तो अगर हम डिफरेंट वैल्यू लेते हैं, अगर हम ग्रेटर देन 1 लेते हैं तो अलग इमेज आएगी, 0 ग्रेटर देन 0 लेते हैं, 1 लेते हैं तो अलग इमेज आएगी, 2 ले तो अलग, 3 ले तो अलग, माइनस का नंबर लेते हैं तब भी अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग इमेज आएगी। तो सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि ये फंक्शन 1 1 है या नहीं है। तो हमें क्या नजर आ रहा है कि डिफरेंट पॉइंट पर जो इमेज है वो डिफरेंट आई हुई है। इसका मतलब ये फंक्शन जो है वो आपके पास 1 1 है। अब 1 1 चेक कैसे करेंगे, इसके केस बनेंगे। फर्स्ट केस की बात करते हैं। अब हमने कहा कि यहाँ पे x1 और x2 दो नंबर हैं और ये दोनों ही नंबर ग्रेटर देन 0 है। सच दैट fx1 जो है वो fx2 के इक्वल है। ये हमारा फर्स्ट केस होगा बेटा। इसमें सेकंड केस जो होगा इसमें बेटा हमारे पास, उसमें हम लेट करेंगे। केस सेकंड की बात करते हैं। केस सेकंड उसमें हम कहेंगे कि x1 और x2 दो नंबर हैं लेकिन दोनों ही नंबर लेस देन 0 है। सच दैट fx1 जो है वो fx2 के इक्वल है। और तीसरा केस हम लेंगे बेटा कि ये दोनों जो है दैट इज वन ऑफ देम, x1 और x2 में से वन ऑफ देम इज ग्रेटर देन 0, वन ऑफ देम इज ग्रेटर देन 0 एंड सेकंड इज लेस देन 0। तो ये दो केस, तीन केस हम लेके चलेंगे। वन ऑफ देम इज ग्रेटर देन 0 एंड सेकंड इज लेस देन 0। तो ये तीन केस बेटा हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा। तो सबसे पहला केस हम डिस्कस करते हैं। हमने कहा कि x1 और x2 दोनों ही नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। सच दैट fx1 इज इक्वल टू fx2। fx1 की वैल्यू यहाँ पुट कर दो आप। ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ पुट करनी पड़ेगी आपको। तो ये वैल्यू आएगी x1 डिवाइड बाय 1 प्लस x1 और ये हो जाएगा x2 डिवाइड बाय 1 प्लस x2। इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, ये हो जाएगा x1 प्लस x1 इंटू x2। ये आपके पास हो जाएगा बेटा x2 प्लस में x1 इंटू x2। x1 x2 कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ से क्या निकल जाएगा बेटा x1 इक्वल टू x2। दूसरा केस की बात करते हैं। इसमें आपको बोला गया है कि fx1 जो है वो fx2 के इक्वल है लेकिन यहाँ पर x1 x2 दोनों ही लेस देन 0 है। तो यहाँ पर आपको वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। अगर यहाँ पर हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ से क्या रिजल्ट हमारे पास आएगा, ये आएगा x1 डिवाइड बाय 1 माइनस ऑफ x1, ये हो जाएगा x2 डिवाइड बाय 1 माइनस ऑफ x2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ये हो जाएगा x1 माइनस x1 x2, ये हो जाएगा x2 माइनस में x1 x2। ये टर्म कैंसिल हो जाएगी तो यहाँ से क्या वैल्यू आएगी बेटा x1 इक्वल टू x2। ये हमारे पास क्या होगा बेटा केस सेकंड हो गया। थर्ड केस की बात करते हैं। थर्ड केस में हम सेकंड मेथड यूज करेंगे जो मैंने आपको 1 1 का बताया था। वो सेकंड मेथड हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने कहा कि x1 और x2 जो है, x1 जो है वो ग्रेटर देन 0 और x2 जो है वो लेस देन 0 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे x1 और x2 इक्वल नहीं है। तो हमें अब ये प्रूव करना है कि यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू भी इक्वल नहीं आएगी। यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू भी जो है वो इक्वल हमारे पास नहीं आएगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे नाउ, तो कैसे हम करेंगे, x1 जो है वो ग्रेटर देन 0 है तो x1 डिवाइड बाय 1 प्लस x1, इसकी बात करते हैं। अब ये नंबर ग्रेटर देन 0 है तो ये नंबर पॉजिटिव, ये नंबर भी पॉजिटिव, प्लस 1 ये भी पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये वैल्यू भी क्या आएगी बेटा ग्रेटर देन 0 आएगी। फिर
हम x2 डिवाइड बाय 1 माइनस x2 की बात करते हैं। अब x2 कैसा नंबर है? नेगेटिव, नीचे नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव प्लस 1, नेगेटिव बाय पॉजिटिव, इसका मतलब ये नंबर भी क्या आएगा बेटा? लेस देन 0। तो इसका क्या मतलब हुआ? अगर x1 और x2 इक्वल नहीं है, ठीक है, और x1 ग्रेटर देन 0 है तो ये वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 है, x2 लेस देन 0 तो ये वैल्यू भी लेस देन 0 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x1 डिवाइड बाय 1 प्लस x1 जो है वो आपके पास x2 डिवाइड बाय 1 माइनस x2 के इक्वल नहीं है। अगर ऐसा है तो ये वैल्यू अगर हम देखें तो ये fx1 होती है, और इसको देखें तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा? fx2। अगर वो कह रहा है कि डिफरेंट x1 और x2 दो डिफरेंट पॉइंट है तो उन पर फंक्शन की वैल्यू भी क्या आ रही है? डिफरेंट आ रही है। तो ये हमारे पास 3 केस बनेंगे जब हम इसको 1-1 प्रूव करेंगे। तो तीनों से ही हमें क्या पता चलता है? ये फंक्शन क्या है? 1-1 है। तो इंप्लाइज फ्रॉम ऑल थ्री केसेस it is clear fx is 1-1। तो तीनों केस से ये क्लियर हो जाएगा बेटा कि फंक्शन जो है वो आपके पास 1-1 है। ठीक है बेटा, ये तो था हमारे पास 1-1 के लिए। अब हम इसमें सेकंड पॉइंट की बात करते हैं जिसमें हमें ऑन टू प्रूव करना है। नाउ फॉर ऑन टू की बात करते हैं बेटा। हम यहाँ पे देखिए हम ऑन टू कैसे प्रूव करेंगे इसको। फोर ऑन टू ठीक है बेटा। देखो इसके भी दो केस बनेंगे। पहला केस हम ले रहे हैं x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो y हमने लिया बेटा x डिवाइड बाय 1 प्लस x2, और यहां पर x क्या है बेटा आपके पास? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये हमें ध्यान रखना है। इसको सोल्व करो, हो जाएगा y प्लस yx, ये आपके पास हो जाएगा x। यहां से सोल्व करें इसको, हो जाएगा yx माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई। यहां से y हमने कॉमन ले लिया, सॉरी x हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर वैल्यू बचेगी बेटा y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस वाई, या फिर x की जो वैल्यू है वो आएगी बेटा माइनस वाई डिवाइड बाय y माइनस 1, या फिर y डिवाइड बाय 1 माइनस वाई। ये आपके पास y की वैल्यू आएगी। अब देखो बेटा, हम यहाँ पे x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, हमने पहले से लिखा हुआ x क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो हम फिर y की वो वैल्यू लेंगे, ठीक है बेटा, जिससे x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आता है कोडोमेन से। ठीक है बेटा, तो इट इज ट्रू ओनली x यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और y की वैल्यू हमें कोडोमेन से लेनी है, लेकिन वो वैल्यू लेनी है जिससे x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आए। तो इट इज, देखो बेटा, तो इट इज x जो है वो क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो y की वही वैल्यू हमें कोडोमेन से लेनी है। तो इट इज ट्रू ओनली व्हेन y belongs to an interval minus 0 to 1 implies every element of every y belongs to interval 0 to 1, every y belongs to 0 to 1, ठीक है बेटा, it have premise। इसका ये मतलब है कि जितने भी एलिमेंट y belongs to this, every y belongs to this, जितने भी एलिमेंट हमारे पास y में इस इंटरवल में बिलोंग करते हैं उन सब की क्या है? प्रीमेस है। तो every y belongs to this interval have preimage। तो implies इस केस के लिए हमारे पास इस इंटरवल के लिए y के हर एलिमेंट की प्रीमेस हमारे पास आ रही है जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हमारे पास होता है। सेकंड केस की बात करते हैं, जब x लेस देन 0 है, x लेस देन क्या है बेटा? 0 है। अगर x लेस देन 0 हम लेते हैं तो y किसके इक्वल आएगा? तो y इक्वल आएगा बेटा x डिवाइड बाय 1 माइनस x के। इसको भी हम सोल्व करते हैं, हो जाएगा y माइनस वाई एक्स इज इक्वल टू x। इसको दो ले जाते तो y इज इक्वल टू x प्लस में वाई एक्स, यहां से देखें तो x कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस वाई इज इक्वल टू वाई, और यहां से देखें तो x की जो वैल्यू है उसके इक्वल आएगा बेटा y डिवाइड बाय 1 प्लस वाई के इक्वल आपके पास आएगी। और यहां पे हमें ध्यान रखना है कि x क्या है? लेस देन 0 है। तो इस इंटरवल में से y की वो वैल्यू देखो जिसके लिए ट्रू आए, मतलब x लेस देन 0 आए।
तो इट इज ट्रू ओनली व्हेन y belongs to interval -1 to 0, -1 to 0, 0 इसमें इंक्लूड नहीं हो क्योंकि ग्रेटर देन लेस देन 0 हम ले रहे हैं। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब implies every y belongs to this interval -1 to 0 have pre-image। तो from 1 and 2 इसको नाम दे देते हैं 1 का, इसको नाम देते हैं 2 का। तो from 1 and 2 it is clear every element लिख देना, या फिर आप बोल सकते हैं कि every y belongs to interval -1 to 1 have pre-image। तो implies f is ये क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा हमारे पास, जिसमें हमें क्या प्रूव करना था, इसको 1 1 और on 2 हमने प्रूव करना था। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं बेटा, इसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल सिंपल सा है। कह रहा है कि शो दैट द फंक्शन गिवन बाय दिस x³ इज इंजेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहे हैं बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 5 में हमें प्रूव करना है बेटा कि फंक्शन जो है वो इंजेक्टिव है, मतलब 1 1। इंजेक्टिव का मतलब क्या होता है बेटा, 1 1। तो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं अपन इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारे पास, उसमें आपको फंक्शन गिवन है। फंक्शन जो है आपके पास वो है fx = x³ और इसको हमें 1 1 प्रूव करना है बेटा। क्या प्रूव करना है, 1 1। और फंक्शन जो है वो रियल नंबर से रियल नंबर तक है। तो देखो बेटा, अगर हम 1 रखेंगे तो 1 का क्यूब 1, 2 रखेंगे 8, 3 का क्यूब 27, -1 का क्यूब -1, -2 का क्यूब -8, -3 का क्यूब -8 27। तो डिफरेंट पॉइंट पर डिफरेंट इमेज आ रही है, इसका मतलब ये 1 1 है। तो कहां से स्टार्ट करेंगे, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू r का मतलब हमारा डोमेन से है, सच दैट कि fx1 जो है आपके पास वो fx2 के इक्वल है। ये हो जाएगा x1³ = x2³। ये ध्यान रखना बेटा, ये क्यूब कभी कैंसिल नहीं करते ऐसे, क्योंकि क्यूब कैंसिल करेंगे तो रूट खत्म हो जाते हैं हमारे पास। ये क्यूब कैंसिल नहीं होंगे, इसको उधर ले आएंगे हम, लोअर क्लासेस में कर देते हैं, लेकिन यहां नहीं करना, ये ध्यान रखना आपने। दिस वैल्यू = 0, इसमें फॉर्मूला लगा देंगे x1 - x2 और ये वैल्यू आएगी बेटा x1² प्लस x1 × x2 प्लस x2² एंड दिस वैल्यू = 0। a³ - b³ का फॉर्मूला हमने लगा दिया। और यहां से देखिए तो बेटा, यहां से x1 - x2 दिस वैल्यू = 0, या फिर x1² प्लस x1 x2 प्लस x2² दिस वैल्यू = 0। तो यहां से देखिए तो यहां से क्या आएगा बेटा, x1 और x2 हमारे पास इक्वल आ गए। ठीक है बेटा, अब ये हमें देखना है कि ये वैल्यू 0 कब हो सकती है, ये हमें भी देखना है। तो यहां से अगर हम देखें तो हमने इसमें क्या किया, ये हो गया x1² प्लस, ठीक है बेटा, ये हो गया x1² प्लस, और इसमें हमने क्या किया बेटा, 1/4 x2 है ना, इस x2 को हमने 1/4 x2² प्लस 3/4 x2² ऐसे लिख दिया। कोई फर्क नहीं पड़ता, इन दोनों को ऐड करोगे तो x2² ही आएगा, और प्लस में क्या आपके पास x1 और x2। अब इन तीनों से देखें ना, तो ये फॉर्मूला बन गया, ये फॉर्मूला बन गया x1 प्लस 1/2 x2 का होल स्क्वायर बन गया इन तीनों से, और प्लस में कितना आएगा बेटा, 3/4 x2² एंड दिस वैल्यू = 0। तो देखो बेटा, ये भी होल स्क्वायर है, ये भी होल स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी होल स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है। तो इसका मतलब ये 0 कब हो सकता है, जब x1 और x2 दोनों ही 0। इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन x1 एंड x2 both are 0। तो that is x1 = x2 = 0। तो यहां से भी x1 x2 इक्वल आ रहा है, यहां से भी x1 और x2 इक्वल आ रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, implies f is 1। बाकी किसी वैल्यू के लिए अगर x1 और x2 डिफरेंट हो गए तो ये पॉसिबल ही नहीं होगा।
ठीक है ना बेटा, ये पॉसिबल कब होगा जब x1 और x2 दोनों ही जीरो होंगे, अदरवाइज ये जीरो के इक्वल आएगा ही नहीं। ठीक है बेटा, तो यहां से भी x1 x2 इक्वल आ रहे हैं, यहां से भी x1 और x2 इक्वल आ रहे हैं, तो इंप्लाइज फंक्शन क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास 1 1 हमारे पास हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या था बेटा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा आप इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं इसमें। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 8, इसमें आपको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 में, ये कह रहा है गिवन ए नॉन एम्प्टी सेट x, कंसीडर px which is the set of all subset of x, define the relation r in px as follow for subset a and b in px a r b if and only if, ये कह रहा है कि a और b के बीच में रिलेशन है if and only if a is subset of b। ठीक है बेटा, इस R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, अगर R आपके पास इक्विवेलेंस रिलेशन है तो इसका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होना जरूरी है। तो अगर हम बोले ना तो ये सिमेट्रिक नहीं होता, तीनों में से अगर एक चीज भी प्रूव ना हो ना, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में से, तो फिर वो रिलेशन जो है वो रिलेशन हमारे पास इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगी। तो हम यहां से सिर्फ एक सिमेट्रिक वाला पार्ट ले लेते हैं, क्योंकि ये सिमेट्रिक नहीं होगा, ये वाला पार्ट हम ले लेते हैं। देखो बेटा सबसे पहले सॉल्यूशन क्या लेंगे, सबसे पहले हम इसमें लेट करते हैं x, हमने x लेट कर लिया बेटा, ये a b है, क्योंकि गिवन सेट है तो कोई भी सेट आप ले सकते हो, लेट किया मैंने x के आपके पास a b। तो पावर सेट ऑफ a b आपके पास क्या बनेगा, पावर सेट ऑफ a b बनेगा 5, फिर आएगा a, फिर b और फिर a b। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले तो हमें ऐसा एलिमेंट लेना है जिसके बीच में ये वाली रिलेशन लगती हो। हम पार्ट कर रहे हैं सिमेट्रिक, सिमेट्रिक वाला पार्ट कर रहे हैं, सिर्फ सिमेट्रिक वाला पार्ट कर रहे हैं, रिफ्लेक्सिव वाला पार्ट करने की जरूरत नहीं है, ट्रांजिटिव वाला पार्ट प्रूव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तीनों पार्ट में से अगर एक भी पार्ट ये नहीं होता ना तो फिर वो आपके पास इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होती। तो हम सिमेट्रिक पार्ट ले लेते हैं। अब हमने क्या कहा बेटा, हमने कहा कि यहां से एक तो मैंने लिया a और एक मैंने लिया a, b, और मैंने कहा बेटा ये R में बिलोंग करता है। क्यों करता है, क्योंकि a जो है वो सबसेट है बेटा इसका a, b का। बट अगर मैं यहां से बात करूं कि a, b, क्या a, b सबसेट ऑफ a होगा, नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इंप्लाइज a, b, a नॉट बिलोंग्स टू R, नॉट बिलोंग्स टू R। ये तो देखो अगर ये सिमेट्रिक रिलेशन होती ना तो ये R में है तो इसका उल्टा भी R में होना चाहिए था, मतलब इसका इनवर्स भी R में होना चाहिए था, तो वो हमारे पास R में नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब R इज नॉट सिमेट्रिक, इंप्लाइज R इज नॉट सिमेट्रिक। अगर R सिमेट्रिक नहीं है तो इंप्लाइज R इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन, तो इंप्लाइज R इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये एग्जांपल आप इसमें दे दोगे बेटा, ये सफिशिएंट है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है बेटा, सबसे पहले आपने सेट x लेना है, उसका पावर सेट, फिर एक ऐसे एलिमेंट इसमें से लेने जिनके बीच में ये वाली रिलेशन लगती हो, क्योंकि यहाँ पर a और b जो पावर सेट के एलिमेंट है, तो ये हमने ले लिया यहाँ से a और b, a सेट और सेट a b जो है वो R में क्यों बिलोंग कर रहे हैं, क्योंकि सेट a जो है वो सेट a b का सबसेट है। लेकिन जब हम इसको उल्टा करके देखते हैं क्या ये वाला इसका सबसेट होगा, नहीं होगा, तो इसका मतलब ये R में नहीं आ रहा, ये तो R में है लेकिन इसका इनवर्स R में नहीं है, तो इसका मतलब R इज नॉट सिमेट्रिक, इंप्लाइज R इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करें ना बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 में अगर हम देखें ना यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्वेश्चन नंबर 9 की बजाय हम 10 कर रहे हैं बेटा, बाकी पार्ट आप ट्राई करके देखना। इसमें आपको एक स्टेटमेंट गिवन है क्वेश्चन नंबर 10 में, और वो स्टेटमेंट क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ all onto function from the set 1, 2, 3
एंड सो एन टू इटसेल्फ, हमें इस सेट में, ठीक है बेटा, सेट है 1 2 3 टू n टू दिस, इस सेट से इस सेट के बीच में कितने ऑन टू फंक्शन बनेंगे वो हमें निकालना है। इस सेट से इस सेट के बीच में कितने ऑन टू फंक्शन बनेंगे वो हमें फाइंड करना है। तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें ना बेटा ध्यान से, तो देखो इसके लिए मैं आपको पहले एक एग्जांपल देके बताता हूँ। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं पहले। मैंने कहा एक सेट है जिसमें एलिमेंट 1 2 3 4 है। अब मैं कहूँ कि 1 2 3 4 और 1 2 3 4 के बीच में कितने ऑन टू फंक्शन बन सकते हैं वो आप निकालो। तो देखो बेटा सबसे पहले क्या है, इस सेट में भी आपके पास 1 2 3 4 एलिमेंट है, इस सेट में भी आपके पास 1 2 3 4 एलिमेंट है। तो देखो बेटा इस क्वेश्चन में आपका पहले 1 1 देखते हैं। मैंने कहा कि ये फंक्शन 1 1 नहीं है। अगर ये फंक्शन 1 1 नहीं है तो दो डिफरेंट एलिमेंट की सेम इमेज आएगी। 3 इससे जुड़ गया और 4 इससे जुड़ गया, तो एक एलिमेंट आपके पास क्या रह गया, खाली रह गया। ठीक है बेटा, अगर ये 1 1 नहीं है, अगर सेम सेट इस सेट से इस सेट तक के हम रिलेशन की बात, फंक्शन की बात कर रहे हैं और हम बात कर रहे हैं 1 1 फंक्शन की, अगर ये फंक्शन 1 1 नहीं है तो फिर ये ऑन टू भी नहीं रहेगा। सेम चीज देखो, सेट में 1 2 3 4 लिया मैंने, यहाँ भी 1 2 3 4 लिया। यहाँ सेट थोड़ा बड़ा हो जाएगा बस, ठीक है, इसमें n तक एलिमेंट आ जाएंगे। तो देखो सबसे पहली कंडीशन क्या है, सबसे पहली कंडीशन ये है कि ये ऑन टू तब होगा जब ये फंक्शन पहले 1 1 होगा। तो इसके लिए सबसे पहली कंडीशन हम यही लगाएंगे। तो देखो क्या सोल्यूशन हम इसका लिखेंगे। मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको बताया बेटा कि ये सेम सेट टू सेम सेट, ठीक है बेटा, ये इसमें ऑन टू फंक्शन कितने बनेंगे वो हमें फाइंड करने हैं। लेकिन वो कह रहा है कि ये ऑन टू तब होगा जब ये फंक्शन 1 1 होगा। ठीक है बेटा, अब ये 1 1 नहीं है तो फिर ये ऑन टू नहीं होगा। अब ये 1 1 हो गया मान लो, तो इसमें कितने ऑन टू फंक्शन बनेंगे, 1 1 2 3 4। तो 1 जो है वो इनमें से किसी भी एलिमेंट के साथ जुड़ सकता है। तो 1 2 3 4 4 चॉइसेस है, तो इसका मतलब 4 अरेंजमेंट होगी इसकी। 2 की बात करें तो 2 जो बचे हुए 3 एलिमेंट है उनमें से किसी के साथ जुड़ सकता है। 3 की बात करते हैं तो दो बचे हुए एलिमेंट में किसी के साथ जुड़ सकता है। 1 की बात करें तो फिर वो 1 के साथ जुड़ेगा। तो इसका मतलब कितना आया, ये 4 फैक्टोरियल। तो अगर ये फंक्शन 1 1 है तभी ये ऑन टू होगा, और उसमें कितने ऑन टू फंक्शन बन सकते हैं, 4 फैक्टोरियल ऑन टू फंक्शन हमारे पास बन सकते हैं। तो यही सेम कंसेप्ट हम यहां यूज करेंगे। सबसे पहले हमने क्या कर दिया, इसको लेट कर दिया कि ये सेट एस है आपके पास, एंड सो ऑन। तो फंक्शन जो है वो हमारे पास S to S है, ठीक है बेटा। और फंक्शन f इज ऑन टू ओनली व्हेन f इज 1 1। ये मैंने आपको बता ही दिया क्यों, ठीक है बेटा। f इज ऑन टू ओनली व्हेन f इज 1 1। तो नाउ नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। तो सबसे पहले बात 1, इससे मतलब 1 इनमें से किसी के साथ भी, ये रिलेशन S to S है तो 1 इनमें से किसी के साथ भी जुड़ सकता है। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट फॉर 1 दैट इज n फैक्टोरियल, ठीक है बेटा। फिर 2, तो बचे हुए जितने एलिमेंट उनमें से किसी के साथ भी जुड़ सकता है, ठीक है बेटा। फिर 3, जो बचे हुए एलिमेंट है, बचे हुए कितने रहेंगे, n-2 में से किसी के साथ भी जुड़ सकता है। और लास्ट में कितना आएगा बेटा, 1। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, n फैक्टोरियल। तो ये हमारे पास क्या आएगी बेटा, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन हमारे पास आ जाएंगे। तो ये क्वेश्चन बेटा हम इस तरीके से इसको करेंगे। तो ये चैप्टर बेटा आपका कंप्लीट हो गया है, चैप्टर 1, ठीक है। नेक्स्ट टाइम हम ट्राई करेंगे चैप्टर 2। बाय बेटा।